Nadi Pariksha is something that we all must do. So, welcome you all. And I just am thankful to Naveen ji and Ayush Darpan for providing me an opportunity to interact with 70,000 plus people across the world who are following Ayush Darpan. This is a great opportunity. I remember those days when I learned pulse diagnosis for the first time. That was like an eureka moment for me, because prior to that, since I took admission to my BMS course almost 15 years prior to the thing when I learned my pulse diagnosis, I was just trying to know more about pulse diagnosis. मुझे आज भी याद है, मैंने जब BMS में एडमिशन लिया था तब उस वक्त के हर एक वो बड़ा वैद्य जिसको बड़ा कहा जाता था, वो सब नाड़ी परीक्षा करने में माहिर थे। और नाड़ी परीक्षा करने में इस तरीके से माहिर थे कि वो जाने ही उसी लिए जाते थे कि वो एक अच्छी से अच्छी नाड़ी परीक्षा करते थे। बस लोग कहते थे कि बस उन्होंने उंगली रखी नाड़ी पे और बता दिया लगातार कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या करना चाहिए। हमने जब BMS में एडमिशन ली तो हमारी भी इच्छा वही रही कि हम भी एक इस तरीके से वैद्य करके जाने चाहिए कि जिसको नाड़ी परीक्षा के माध्यम से सब कुछ आसानी से समझ में आता हो। पर कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद पता चला कि नाड़ी परीक्षा दिखती है उतना आसान खेल नहीं है। ये हमें अलग तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई कॉलेज में पढ़ाता ही नहीं था। ना हमने किसी टीचर को हमारे नाड़ी परीक्षा करते हुए देखा, ना उन्होंने कभी कुछ बताया। जब सिलेबस का आता पता चला तब पता चला कि नाड़ी परीक्षा सिलेबस में है ही नहीं। बड़ा अजीब सा लगा कि जब दुनिया में लोगों में ये नाड़ी परीक्षा इतनी प्रचलित है, इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है, आयुर्वेद का प्रतिरूप के रूप में मानी जाती है, वो नाड़ी परीक्षा हमारे कोर्स में ही नहीं है। बड़ा मेहनत करते थे हम उसके बारे में बहुत जानकारी इकट्ठा करने का कोशिश करें, अलग अलग लोगों से मिले, अलग अलग वैद्यों के पास मिले जो जाने जाते थे उनकी नाड़ी परीक्षा के लिए। और जैसे उनके पास गए वो नाड़ी परीक्षा तो करते थे, बहुत शानदार तरीके से करते थे, निदान भी बिल्कुल उचित तरीके से जाते थे। पर उसके बावजूद जब हम बात करते थे कि हमें भी सिखाओ, हम भी सीखना चाहते हैं नाड़ी परीक्षा, हम एक अच्छा वैद्य बनना चाहते हैं, ऐसा वैद्य जो नाड़ी परीक्षा के लिए जाना जाता हो, तब नाड़ी परीक्षा एक बड़ी भयंकर विधा है। आपको गुरु की सेवा करनी पड़ेगी, सालों साल का अनुभव लगता है इसके पीछे। और हम तो शास्त्र के विद्यार्थी ठहरे। हमने कहा उनसे कि ये कैसा संभव है, रुग्ण की परीक्षा में से एक परीक्षा है, आयुर्वेद शास्त्र सब कुछ खोल कर दे रहा है, चरक सुश्रुत वाग्भट ने अपने से कुछ भी नहीं छुपाया, इस दुनिया को पूरा शास्त्र खोल कर दे दिया। वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं कि जो नाड़ी परीक्षा जैसी विधा है जिसके कारण से आयुर्वेद जाना जाता है, आयुर्वेद के वैद्य जाने जाते हैं, वो क्यों नहीं बताया जाता। हमने पूरा महाराष्ट्र के अनेक डॉक्टरों से, वैद्यों से, जो भी जाने जाते थे नाड़ी परीक्षा के, उनसे मिले, कोई भी नाड़ी परीक्षा सिखाने को तैयार नहीं था। हमने कहा शायद यहाँ पर नहीं पढ़ने को मिलेगा, तो हमने हमारा हाउस जॉब नासिक में लिया। नासिक में एक बहुत बड़े वैद्य थे, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का आज। वो नाड़ी परीक्षा के लिए जाने जाते थे और उन्होंने कहा कि नहीं, ये नाड़ी परीक्षा तुम ऐसा कैसा सीख सकते हो, तुम हमारे विद्यार्थी ही नहीं हो, हम क्या सोचते हैं आपको पता नहीं है। मैंने कहा मैं आयुर्वेद शास्त्र अच्छी तरीके से पढ़कर आया हूं, मैं अपने विद्यापीठ में प्रथम क्रमांक से मेरा BMS पास किया है। उसके पहले भी मैंने काफी साल, 6 के 6 साल में मैं प्रथम क्रमांक से पास हुआ हूं और काफी अच्छे तरीके से सभी शास्त्र को अपनाने का, समझने का प्रयास करता हूं। तो मैं आपके शास्त्र को भी समझने का प्रयास करूंगा, मुझे नाड़ी परीक्षा आप सिखाओ। उन्होंने कहा नहीं, ये नाड़ी परीक्षा आपके बस का रोग नहीं है। फिर हमने जाना क्या किया जा सकता है, तो PG के लिए हमने प्रयास किया और प्रवेश लिया हमने जामनगर में। लिया मतलब हमने एंट्रेंस दी और भगवान की मर्जी थी, प्रथम आए
तो हमें हमारा चहेता सब्जेक्ट मिला काय चिकित्सा। वहां जैसे ही प्रवेश लिया, वहां पता चला कि जामनगर में नाड़ी परीक्षा की ही नहीं जाती, और उसका कारण भी बड़ा अजीब था। हमने वहां देखा कि जामनगर में सब कुछ वही फॉलो किया जाता है जो चरक में वर्णित है, और चूंकि चरक में नाड़ी परीक्षा वर्णित नहीं है तो जामनगर में नहीं है। अब जामनगर में जो नाड़ी परीक्षा नहीं है तो हमें भी सीखने नहीं मिली, पर जामनगर में जाने का एक बड़ा फायदा हुआ। वहां पर बहुत सारी किताबें पढ़ने को मिली, बहुत सारा रिसर्च करने को मिला, और भारतवर्ष के सभी बड़ी संस्थानों में किसी न किसी कारण से जाने को मिला, चाहे वो सेमिनार हो, वर्कशॉप्स हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो। और उस दौरान हमने अनेकों नाड़ी परीक्षकों को नजदीक से देखा। सबके पास हमने कोशिश की कि वो नाड़ी परीक्षा हमें सिखाए। अंततः ये समय तब आया जब हम एमडी कर आए थे, औरंगाबाद आयुर्वेद कॉलेज के प्राचार्य रहे, और उसके बाद महर्षि जी के इनविटेशन पर हम यूरोप चले गए। यूरोप में महर्षि जी के सानिध्य में बृहस्पति देव त्रिगुणा जी के एक परम शिष्य थे, त्रिपाठी साहब। उनके पास से हमने नाड़ी परीक्षा के चुनिंदा बिंदु को समझने का, सीखने का प्रयत्न किया। उन्होंने सिखाया आपको जो बिंदु उनको पता थे, और उसी नाड़ी परीक्षा को हम लेकर आपके सामने आ रहे हैं। ये नाड़ी परीक्षा मेरी अपनी विधा नहीं है। नाड़ी परीक्षा वर्षों से भारतवर्ष में ही नहीं पर दुनिया में सभी जगह पर की जाने वाली एक रुग्ण की परीक्षा पद्धति है। मैं जो नाड़ी परीक्षा आपके साथ आज और आज के बाद के कुछ दिनों में लगातार जो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो अनुभव मैंने वहां से पाया, उस अनुभव को हमने देखा कि इस तरीके से नाड़ी परीक्षा सीखी नहीं जा सकती। उसको सीखने का कोई एक तरीका होना चाहिए। ये तरीका हमने इजाद किया, एक मॉड्यूल बनाया जिसमें नाड़ी परीक्षा 5 स्तरों में सीखी जा सकती है, और उन 5 स्तरों को आयुर्वेद के पद्धति में, आयुर्वेद के विधा में किस तरीके से निश्चित किया जा सकता है, ये बताने का प्रयास किया। और इसके साथ जो उभर के आया वो एक नाड़ी परीक्षा का सुचारू, शास्त्रीय, सहजता से साध्य होने वाला, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, सुचारू, शास्त्र सिद्ध, सहजता से साध्य होने वाला, और कोई भी व्यक्ति जो नाड़ी परीक्षा सीखना चाहता हो उस इन बिंदुओं को अगर ध्यान में लेवे तो वो निश्चित तौर पर नाड़ी परीक्षा कर सकेगा अच्छे तरीके से। मैं अक्सर, ये मेरा वर्कशॉप जो होता है वो तकरीबन 9 घंटे का मैं हमेशा लेता हूँ। एक दिन का वर्कशॉप 9 घंटे का, एक 3 दिन का हमारा एडवांस वर्कशॉप होता है, 8 दिन का मास्टर ट्रेनर प्रोग्राम होता है, और हमारा ये कोर्स जो है वो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस ने 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट फेलोशिप प्रोग्राम करके अप्रूव भी किया है। ये कोर्सेस हम अलग तलग चल जाते हैं, पर मैं फिर से दावे के साथ कहता हूं, ये आने वाले 4-5 दिन अगर आप हमारे साथ लगातार बने रहे और जो बिंदु हम आपको बता रहे हैं उन बिंदुओं को ध्यान से समझे तो नाड़ी परीक्षा आपके बाएं हाथ का खेल होगा, क्योंकि ये बिल्कुल शास्त्र शुद्ध, शास्त्रीय पद्धति है। चलो देखते हैं कि नाड़ी परीक्षा होती क्या है। आज का वर्क हम इसी बात पे लेके चलेंगे कि नाड़ी परीक्षा होती क्या है, क्यों होती है नाड़ी परीक्षा, दुनिया में ऐसा क्या है उस नाड़ी में कि जो सब, कोई भी चिकित्सक हो दुनिया में, आप कहीं भी जाओ, बिल्कुल वेस्टर्न जनरल हॉस्पिटल से लेकर बोस्टन के, आप आदिवासी इलाके तक सब जगह पर जाओ, जो चिकित्सक है वो सबसे पहले अपनी उंगलियां रखेगा नाड़ी पे। वो सब तो नाड़ी परीक्षा के ज्ञाता नहीं है, फिर क्यों करते हैं? क्योंकि नाड़ी एक ऐसी विधा है जो शरीर में होने वाले हर एक बदलाव को व्यक्त रूप से आपके सामने लेके आती है, और जब ये व्यक्त रूप के आपके सामने लेके आती है तो अपने आप में एक सक्षम तरीके का रूप लेती है जिससे आप निदान तक पहुंच सकते हो। तो नाड़ी परीक्षा, 2 शब्द है यहां पर, नाड़ी और परीक्षा।
तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि नाड़ी होती क्या है। क्या होती होगी नाड़ी? नाड़ी एक नलिका सदृश शरीर का अवयव है जो सतत स्पंदमान है। स्पंदमान क्यों है? क्योंकि वो हृदय नाम के एक यंत्र के साथ, एक पंप के साथ, एक अवयव के साथ जुड़ा हुआ है जो सातत्य से हमेशा कंटिन्यूअसली अपने स्वयं की शक्ति से कार्यरत होता है और रक्त को रक्त वाहिनियों में फेंकते रहता है। ये रक्त वाहिनियों में फेंकने के लिए वहां पर आप अगर देखेंगे तो वहां से मस्तिष्क से उसको सूचना मिलती है, हृदय के अंदर के इलेक्ट्रिक करंट्स एक्टिवेट होते हैं और वो इलेक्ट्रिक करंट्स एक्टिवेट होने के बाद हृदय के अंदर की जो वायरिंग है, जिनको हम बंडल ऑफ हीज या परकिंजे फाइबर्स कहते हैं, उनके माध्यम से मायोकार्डियम को उद्युक्त करते हैं। वो मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्शन में जाता है और रक्त को वो एओर्टा के द्वारा रक्त वह स्रोतस में भेजता है। ये रक्त वह स्रोतस में भेजने के बाद चूंकि एक क्लोज्ड सिस्टम है, ये पूरे तरीके से सब जगह पर एक बोलस के रूप में जाती है और जैसे ही वो बोलस के रूप में जाती है आपको स्पंद महसूस होना शुरू होता है। 0.8 सेकेंड में एवरेज, मैंने यह शब्द जानबूझकर इस्तेमाल किया है, 0.8 सेकेंड में एवरेज ये एक स्पंद तैयार होता है, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल जिसको हम कहते हैं वो 0.8 सेकेंड में होता है। अब इसमें 2-3 चीजें समाहित है। एक तो ब्रेन से आने वाला फीडबैक, दूसरा मायोकार्डियम में जनरेट होने वाला इलेक्ट्रिक करंट और तीसरा मायोकार्डियम के स्पाज्म जिसको हम सिस्टोल के रूप में जानते हैं। ये तीनों जब इकट्ठा आती है तब वो रक्त का प्रवाह शरीर के अंदर जाता है, रक्तवाह में जाता है और हर एक धमनी में एक स्पंद के रूप में आपको महसूस होता है। ये स्पंद को महसूस करना यह है उसकी परीक्षा है। अब ये स्पंद में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये स्पंद हर क्षण को बदलते जाने वाला स्पंदन है। बदलते कैसे जाएगा? बहुत सिंपल है, क्योंकि हर एक क्षण में ब्रेन से होने वाला फीडबैक बदलने वाला है, उसके अंदर का इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो अलग अलग तरीके से आने वाला है और मायोकार्डियम का कॉन्ट्रैक्शन अलग अलग तरीके से होने वाला है और वो पूरे तरीके से रक्तवाह में फैलने वाला है। अब देखिए 3 चीजें हुई जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। चौथी एक और चीज होती है, जब ये नाड़ी में से जो जाने वाला द्रव है वो एक विस्कस फ्लूइड है जिसका नाम है रक्त या ब्लड, और ये ब्लड का कंपोजिशन हर एक क्षण पर बदलता रहता है। जैसे ही उसमें हमने सांस अंदर ली, उसके अंदर एक ऑक्सीजनेशन की प्रक्रिया हुई, उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर बाहर गया, तो एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू एओर्टा द्वारा शरीर को पहुंचाते हैं। पर जैसे जैसे वो आगे पहुंचेगा उसमें से कुछ ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, कुछ न्यूट्रिएंट्स कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा, कुछ न्यूट्रिएंट्स बाहर निकलेंगे, कुछ वेस्ट मटेरियल अंदर आएगा और इस तरीके से एक साइकिल में वो अंदर का मटेरियल जो रक्त है वो भी हर क्षण को बदलता रहता है। अब आपके पास बड़ी गड़बड़ वाली विधा हो गई। गड़बड़ इसलिए बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से देखना जाओ तो हम गड़बड़ बात कर रहे हैं। गड़बड़ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमारा न कंट्रोल उस हृदय के एक्टिविटी पर है, न उस कॉन्ट्रैक्शन पे है, न रक्त के कंपोजिशन पे है। इस पूरी प्रक्रिया में अगर कुछ होता है तो ये रक्त का कंपोजिशन बदलने के कारण से उसका रक्त वाहिनियों पे बढ़ने वाला दबाव कम ज्यादा होता है और जैसा ही प्रोसेस हमारे कॉन्ट्रैक्शन की सिस्टोल की कम ज्यादा होती है, रक्त में हमें बदलाव दिखने लगता है। ये प्रकृतावस्था में भी सातत्य से बदलता है और वैसे ही जब कोई विकृति आती है शरीर में, जब कोई बीमारी आती है, कोई पैथोलॉजिकल स्टेटस आती है, तो ये कॉम्पोजिशन और ये पूरी प्रोसेस में हर स्टेज पर बदलाव आता है और ये हर स्टेज पर आने वाला बदलाव ही
हमें नाड़ी में बदलाव करते हुए दिखता है। हर स्टेज पे आने वाला इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड केमिकल, बायोकेमिकल बदल, ये तीनों बदलाव हमें नाड़ी में एक स्पंद के बदलाव के रूप में दिखते हैं। नाड़ी परीक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है कि पूर्व काल में जब ये लैबोरेटरीज नहीं थी, जब हमारे पास कोई विधा नहीं थी, कोई सोनोग्राफी, 2D इको नहीं होता था, कोई हमारे ब्लड कंपोजिशन टेस्ट करने का साधन नहीं होता था, उस वक्त हमारे पूर्वज इसी नाड़ी के माध्यम से उन घटनाओं का वेध लेने में सक्षम होते थे। इसलिए नाड़ी परीक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है परीक्षा का। नाड़ी परीक्षा पीछे चलती गई क्योंकि हमारे पास नई नई और शास्त्रीय विधा आने लगी, तो नाड़ी परीक्षा की तरफ से लोगों का ध्यान हटने लगा। पर आज भी ये नाड़ी परीक्षा सबसे सस्ती, सबसे सुंदर, सबसे टिकाऊ, सबसे जल्दी आपको महत्वपूर्ण ज्ञान देने वाली प्रक्रिया है। आज से तकरीबन 25 साल पहले तक लोग बाग नाड़ी परीक्षा को शास्त्रीय मानने को तैयार ही नहीं थे। उनका कहना था कि ये तो सब्जेक्टिव फेनोमेना है, ये गुरु के आशीर्वाद से मिलने वाली विधा है, यह आपको भयंकर अभ्यास करने वाली प्रक्रिया है। आप एकलव्य के जैसे सालों साल एक ही चीज का ध्यास लेकर काम करोगे तो मिलने वाली विधा है। बात को समझने की प्रक्रिया है। हमारी बहुत सारी चीजें तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा। आज हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल माध्यम के द्वारा। मैं फेसबुक पर लाइव हूं और दुनिया में फेसबुक चलाने वाले अनेक लोग इसको इस समय देखते होंगे। मुझे थोड़ी शुरुआत में दिक्कत आई क्योंकि सही बटन मिल नहीं रहा था, पर जैसे ही सही बटन मिल गया मेरे लिए ये बहुत आसान हो गया। आसान इसलिए हो गया क्योंकि बाद में कोई प्रक्रिया ही नहीं थी। बाद में तो मैंने मात्र आपके सम्मुख बात ही करनी थी, तो नाड़ी परीक्षा करना वो ये जितना आसान है उतना ही नाड़ी परीक्षा का विधा समझने के बाद, उसके पीछे का शास्त्र समझने के बाद आपको बहुत बहुत ज्यादा आसानी से नाड़ी परीक्षा करते आएगी। मैंने 20-25 साल पहले की बात की, तब तक नाड़ी परीक्षा एक बड़ा सा अजीब सी चीज लगती थी। अजीब सी इसलिए लगती थी क्योंकि पता ही नहीं चलता था कि ये नाड़ी परीक्षा के पीछे गड़बड़ क्या है। 25 साल पहले हार्ट रेट वेरिएबिलिटी नाम की एक प्रक्रिया ध्यान में आई। हमारे मानवीय आंखों को जब हम ईसीजी निकालते हैं, सामान्य तौर पर ईसीजी निकालते हैं हम 25 मिलीमीटर पर सेकेंड के स्पीड पर, और उसमें हमें पीक्यूआरएस नाम की वेव, पीक्यूआरएस थी, पीक्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव, इस तरीके की वेव्स मिलती है। और उससे हम एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कैसा है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कैसा है, रेस्टिंग पीरियड कैसा हो रहा है, इसका एक अंदाजा लेते हैं। और उसके वो इलेक्ट्रिकल करंट के द्वारा गिनी जाने वाली चीज है। इसी को जब कन्वर्ट किया गया मैकेनिकल फोर्स के रूप में, हम नाड़ी में जब वो एक बोलस के रूप में, एक स्पंद के रूप में, एक थ्रैश के रूप में आने लगा, तो वो थर्स्ट जब महसूस होने लगा तो उसको एक मैकेनिकल फोर्स में कन्वर्ट किया गया और उस मैकेनिकल फोर्स को एनालाइज करने का प्रयास किया गया। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया तब ये हार्ट रेट वेरिएबिलिटी गिनना आसान हो गई और आज दुनिया के अनेक देशों में हार्ट रेट वेरिएबिलिटी का उपयोग आपके नैदानिक प्रक्रिया में होता है। नाड़ी परीक्षा और कुछ भी नहीं, ये सिर्फ मैन्युअल तरीके से हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को समझने की प्रक्रिया है। नाड़ी परीक्षा ये और कुछ भी नहीं पर मैन्युअल तरीके से तीन उंगलियों के माध्यम से शरीर में घटने वाली हर घटना का वेध लेने की एक प्रक्रिया मात्र है। जैसे हम ज्योतिष में देखते हैं कि आपकी जन्म कुंडली लगा दी, आपकी जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों का ज्ञान लिया,
उन ग्रहों में होने वाले अंतर का ज्ञान लिया, उन ग्रह के चलन का ज्ञान लिया, तो आपको आपके भविष्य का, भूत का, सबका ज्ञान होना संभव होता है। नाड़ी परीक्षा बिल्कुल वैसी ही है। इन 3 उंगलियों के माध्यम से इनको अगर हम इस ज्ञान को वात पित्त कफ में कन्वर्ट कर सके, हम वात पित्त कफ में परावर्तित कर सके, हम वात पित्त कफ में समझ सके, तो यही नाड़ी परीक्षा हमें आयुर्वेद में रुग्ण के शरीर में घटने वाली हर उस प्रक्रिया का ज्ञान देने में सक्षम होगी। नाड़ी परीक्षा बिल्कुल सहज, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, बिल्कुल सहज, सभी को करते आने वाली आसान सी प्रक्रिया है। आप आदिम से आदिम इलाकों में चले जाइए, वनवासी लोगों के साथ बात करिए और आपको पता चलेगा उनके यहाँ भी जो हीलर है, जो चिकित्सक है, वो नाड़ी परीक्षा करता है। अगर आप दुनिया का इतिहास देखेंगे, आज भी अमेज़न के जंगलों में, सुदूर अफ्रीका में, साइबेरिया में, दूरवर्ती चाइना में आपको नाड़ी परीक्षा करते हुए ही वैद्यों के चित्र मिलेंगे। इतिहास में सब जगह पर और वर्तमान में भी सभी जगह पर रुग्ण की चिकित्सा की शुरुआत, रुग्ण की परीक्षा की शुरुआत सबसे पहले अगर कहीं होती है तो वो है नाड़ी परीक्षा। इसलिए ये महत्वपूर्ण है। हम अगर इसको और समझने का प्रयास करें आयुर्वेद शास्त्र के हिसाब से, तो नाड़ी परीक्षा क्या होती है? आतुरम परीक्षा। सबसे बड़ा सवाल है कि आप परीक्षा किसकी करेंगे? भले हमारा शास्त्र स्वस्थातुर परायणम है, पर बहुत कम वैद्यों के पास स्वस्थ व्यक्ति चिकित्सा लेने आते हैं। हमारे पास बहुसंख्या में आतुर आता है, और जैसे ही वो आतुर आने लगे तो पहली बात पड़ती है कि उसकी परीक्षा करें। तो परीक्षा कैसे करेंगे? दर्शनम स्पर्शनम प्रश्नैहि परीक्षितैहि रोगिणाम। दर्शनम, स्पर्शन और प्रश्न, इन तीनों के माध्यम से रोगी का परीक्षण करना चाहिए। फिर परीक्षण करके हमको क्या लेना है, किसके बारे में ज्ञान मिलाना है, तो आगे की बात कहते हैं। दुष्यम देशम बलम कालम प्रकृतिम अनलम वयाः सत्वम सात्वम तथा आहारम अवस्थाश्च पृथकम विदा। दुष्य नंबर 1, देश, बल, काल, प्रकृति, अग्नि, वय, सत्व, सात्म्य और आहार, ये 10 चीजों का हमको ज्ञान लेना है। कैसा लेना है? आतुरम परीक्षे प्रकृतितः विकृतितया, यानी वो स्वस्थावस्था में कैसा होता होगा या अभी बीमार है तो कैसा है, उसमें क्या बदलाव हुआ है, इसका ज्ञान लेना है। और इतने पे रुकना नहीं है, इसकी अलग अलग अवस्था में हम जिसे क्रियाकाल के रूप में समझते हैं, दोषों के क्षय प्रकोप प्रसरादि के रूप में समझते हैं, उन सभी में कैसे कैसे बदलाव होंगे, इनका ज्ञान लेना है। और अब ये हमारे पास 3 टूल्स मालूम पड़े, हमें क्या देखना है वो विधा मालूम पड़ी, पर ये कहाँ देखना है? शरीर में देखे तो क्या हम कान पकड़ कर देख सकेंगे? नाक को हाथ लगाए तो देख सकेंगे? बाल पकड़ के निदान कर सकेंगे? नहीं। इसलिए उन्होंने नाम दिए हैं, हमें 8 स्थान दिए हैं। नाड़ी, मल, मूत्र, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, दृक् और आकृति, स्थानम अष्टानि परीक्षे। वो कहते हैं 8 स्थान में ये 10 विध का परीक्षण करना चाहिए त्रिविध परीक्षाओं द्वारा। वो दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न से हो सकता है, और आपको ये 10 का परीक्षण करना है आपके नाड़ी, ये सबसे पहला स्थान है। तो नाड़ी परीक्षा को भी, नाड़ी को एक स्थान के रूप में देखा गया है जहां पर त्रिविध विधाओं से 10 विध परीक्षा की जा सकती है। वो प्रकृतिस्थावस्था में की जा सकती है, विकृतिस्थावस्था में की जा सकती है, और हमें अलग अलग अवस्था में करनी पड़ेगी। मैंने आपसे एक बात कही थी, अगर आप ध्यान से सुन रहे हो, कि नाड़ी ये सतत से बदलने वाली प्रक्रिया है। इट इज अ चेंजिंग फोर्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि वो हर क्षण में वहां पर होने वाला इलेक्ट्रिक करंट बदलने वाला है, वहां पर होने वाली उसकी केमिकल, बायोकेमिकल रिएक्शंस बदलने वाली है, उसका मैकेनिकल फोर्स बदलने वाला है, और उसका होने वाला दबाव बदलने वाला है।
तो ये हर क्षण को आपको अलग अलग प्रक्रिया से मिलेगी। अगर हम आयुर्वेद शास्त्र के हिसाब से देखेंगे तो वयो अहोरात्रि भुक्तानाम त्यांत मध्याधिका क्रमात, या ऋतु के अनुसार आपको इन दोषों में बदलाव दिखेगा, और दोषों में बदलाव दिखेगा तो तय है कि ये दोषों का बदलाव हमें नाड़ी में भी उसी तरीके से स्पष्ट रूप में मिलेगा। तो नाड़ी परीक्षा करने के लिए हमें उन नलियों का परीक्षण करना है जो स्पंदमान है, हृदय से जुड़ी हुई है, हृदय से रक्त को लेकर पूरे शरीर में फैलने वाली है, उनका परीक्षण। और ये परीक्षण कहाँ का किया जा सकता है? नाड़ी परीक्षा करने के अनेकों जगह बताई है। आप एक प्रयास करके देखिए, जरा हाथ आपके दोनों शंख प्रदेश पर रखिए, मिल रही है नाड़ी? थोड़ा सा नासा मूल पे पकड़ के देखिए, नाड़ी मिलती है क्या? बिल्कुल मिलेगी। आप गल में देखिए, नाड़ी मिलेगी। कक्षा में देखिए, नाड़ी मिलेगी। कुरकुर में देखिए, नाड़ी मिलेगी। आपके जादू के पीछे वाले हिस्से में देखिए, नाड़ी मिलेगी। आपके वंशन प्रदेश में देखिए, नाड़ी मिलेगी। आपके पाद के ऊपर के प्रदेश में नाड़ी मिलेगी। आपके गुल्फ के बाह्य प्रदेश में आपको नाड़ी मिलेगी। यानी ये स्पंदमान नलिका पूरे शरीर में व्याप्त है और हर जगह पर वो नाड़ी परीक्षा करने के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। अब ये सब जगह पर नाड़ी परीक्षा करते हैं तो पर अनुभव के रूप में, अगर आप प्रैक्टिशनर है तो आपको अनुभव हमेशा आया होगा कि कोई भी पेशेंट आपके पास आता है तो वो आपके सामने उसका हाथ करता है, नाड़ी परीक्षा करो साहब। या और भी कहीं आपने किसी वैद्य को देखा होगा तो वो क्या करते हुए मिलते हैं आपको? हाथ की नाड़ी देखते हुए मिलते हैं। अंगुष्ठ मूली, शास्त्र में भी कहा गया है कि अंगुष्ठ मूलानी जो नाड़ी है वो जीव साक्षिणी नाड़ी है। क्यों की जाती है नाड़ी परीक्षा? यहाँ पर नाड़ी परीक्षा करने के लिए हमें एक अच्छी सी नाड़ी चाहिए। हमें 3 उंगलियों का प्रयोग करना है, तो हमें इतनी जगह मिलनी चाहिए जहां पर हम ये 3 उंगलियां रख सके। अगर ये 3 उंगलियां नहीं रख सकेंगे तो नाड़ी परीक्षा करना संभव होगा क्या? सवाल ही नहीं। हमको 3 उंगलियां रखना वहां पर अवश्यम भावी है। इतनी जगह होना वहां पर जरूरी है जहां पर हम 3 उंगलियां आसानी से रख सके। और एक चीज होनी चाहिए, इस नाड़ी में अगर हम हमारे उसमें चर्बी जमा हो तो नाड़ी परीक्षा कर पाएंगे? नहीं कर सकेंगे। तो हमें ऐसी जगह चाहिए कि जहां नाड़ी सुचारू रूप से, सहजता से एक्सेसिबल हो, जो पकड़ में आवे, और ऐसी जगह होनी चाहिए जहां उसे हम देख सके। अब नाड़ी परीक्षा करते वक्त हम अलग अलग स्तरों पर जाते हैं। उन अलग अलग स्तरों पर हमें दबाव से जाना पड़ेगा। तो हमें ऐसी नाड़ी परीक्षा की जगह चाहिए जहां हम दबा भी सके। अगर दबाना संभव नहीं हो तो नाड़ी परीक्षा करना संभव कभी नहीं होगा। ऐसी जगह हमारे शरीर में सबसे सही सटीक अगर कोई है तो वो हमारे अंगुष्ठ मूल पर के नीचे बहने वाली रेडियल आर्टरी है। हमारे अंगुष्ठ मूल से बहने वाली, नीचे बहने वाली रेडियल आर्टरी है। इसकी सबसे मजबूत दावेदार है। कैसे? बड़ा मस्त है। जब हमारी आर्टरी, ब्रैकियल आर्टरी, जो हमारे बाहु से होते हुए आती है कुरकुर के वहां, कुरकुर में वो विभक्त होती है। उसके 2 हिस्से होते हैं। एक होती है अल्लर जो उसके अंतर्भाग से, मीडियल साइड से अंदर जाती है, और दूसरी है रेडियल जो बाह्य भाग से निकलती है। तो बाह्य भाग से निकलने के बाद उसका पहले वाला 2/3 हिस्सा जो है वो मसल के अंदर से फेशिया के नीचे से जाता है, पर नीचे के 1/3 में, जैसे हमारे पूर्व बाहु पर आएगी, तब आखिरी जो 1/3 है वो हिस्सा वो सुपरफिशियल फेशिया को पियर्स करके हुए ऊपर की तरफ आती है और बिल्कुल त्वचा को लगकर ये चलती है। It is the only subcutaneous artery. Probably it is that makes it the most superficial artery. अब इससे उत्तान और कोई नाड़ी नहीं है, इससे आसान जगह पर कोई नाड़ी नहीं मिलती। तो ये चूंकि सबसे उत्तान है, सबसे ऊपर है, उसके बीच में नाड़ी और त्वचा के बीच में कुछ नहीं, बिल्कुल त्वचा के नीचों नीच लगकर ये नाड़ी है।
नंबर 1। नंबर 2, ये नाड़ी के नीचे से रेडियस बोन का फ्लैट सरफेस चलता है। अगर आप रेडियस बोन की एनाटॉमी देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि नीचे का 1/3 हिस्सा जो है उसका करीबन आधे से थोड़ा सा ज्यादा एक फ्लैट सरफेस के रूप में है। ये नाड़ी यहां से पियर्स करके हुए उस फ्लैट सरफेस के ऊपर से जाती है और करीबन 5 से 8 सेंटीमीटर की जगह हमें मिलती है जो सुपरफिशियल है और नीचे एक बोन है। अब जहां से वो पियर्स होके आई है फिशिया को, वहां पर तो वो नाड़ी बंध में है और आगे जाते हुए हमारे मणिबंध के बंध में भी वो, जिसको हम रिस्ट बैंड्स कहते हैं, उसमें भी अटकती है। तो ये नाड़ी सबसे सुपरफिशियल होने के बावजूद हड्डी के ऊपर होने के बावजूद भी हिलती नहीं है। तो वो नाड़ी परीक्षा के लिए सबसे सटीक जगह बनाती है, क्योंकि हमें 3 उंगली रखने के लिए जितनी जगह चाहिए उतनी पूरी जगह वहां उपलब्ध है। वहां पर नाड़ी सबसे सुपरफिशियल है, सिर्फ त्वचा के बिल्कुल नीचों की तरफ, यानी नाड़ी और त्वचा के बीच में और कोई व्यवधान नहीं है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण, वो अपनी जगह पर स्थिर है। तो ये उस स्थान को नाड़ी परीक्षा के लिए सबसे उम्दा स्थान बनाती है। इसलिए दुनिया में अगर कोई भी नाड़ी परीक्षा करता हो या पल्स का उपयोग करता हो, किसी भी तरीके के निदान के लिए करता हो, वो फिर चाइनीज नाड़ी परीक्षा हो या फिर हमारी अपनी भारतीय आयुर्वेदीय नाड़ी परीक्षा हो या एक मॉडर्न मेडिकल डॉक्टर भी पल्स अगर देखता है तो वो प्रमुखता से कहा